हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम करने जा रहे हैं उसमें लास्ट लेक्चर में ये ऑक्सी एसिड्स के एनायंस जो हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमने दिया था क्वेश्चन। उसके आंसर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। नाम भी पिछले बार मैंने लिखवा दिया था, नाइट्राइट आयन, क्लोराइट आयन, क्लोरेट आयन, सल्फाइट आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट, ये नाइट्रेट, क्लोराइड, क्लोरेट, पर क्लोरेट आयन, सल्फाइट, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, इनका बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज का ये आंसर दिया हुआ है। आप इसको चेक कर लीजिए, आपने जो आंसर निकाला उससे मैच करा लीजिए, जो मिसमैच हो उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉमन जो एरर लोग करते हैं नाइट्रेट आयन में, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे हमने क्लोरेट आयन ले लिया। क्लोरेट नाइट्रेट को लेने पर एक बात और समझ में आ जाएगी कि नाइट्रेट में जो एरर है वो क्यों हो रहा है। हम क्लोरेट आयन नाइट्रेट आयन की बात करते हैं। ऐसे ऑक्सीजन आयंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने बोला था जितना नेगेटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। इन दोनों में 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, 2 को डबल से। तो क्लोरीन में 1 सिंगल और 2 डबल बॉन्ड हमने बना दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, बचे कितने? 2 का मतलब 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड से 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या क्लोरीन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? यस, रह सकते हैं। क्यों? क्लोरीन 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैलेंस शेल में 3d ऑर्बिटल होता है। 3d ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर सही है। अब अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक कैनोनिकल फॉर्म है। ये सिंगल बॉन्ड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके। टोटल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो 3 ऑक्सीजन टोटल 5 बॉन्ड बनाएगा किसी भी स्ट्रक्चर में। तो अगर 3 ऑक्सीजन 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो एक ऑक्सीजन ऑन एन एवरेज कितना बनाएगा? 5/3। क्यों ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं? क्योंकि कौन सिंगल रहेगा कौन डबल ये फिक्स नहीं है। तो सिंगल और डबल बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होते हैं, इस वजह से हम एवरेज बॉन्ड बताते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो बाकी 2 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आएगा, तो टोटल ये 3 स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड बनाएगा, तो एक स्ट्रक्चर में आएगा 5/3। ये बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल दिया हमने, 5/3। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज भी फिक्स नहीं है, तीनों ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कभी ये क्लोरीन के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 ऑक्सीजन अगर -1 बियर कर रहे हैं तो 1 ऑक्सीजन कितना बियर करेगा? -1/3। ये इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। लेकिन अगर यही कंसेप्ट हम NO3- में लगाएं तो ये स्ट्रक्चर जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब शेयरिंग की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके वैलेंस शेल में। नाइट्रोजन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, 2nd पीरियड का एलिमेंट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता अपने वैलेंस शेल में, तो यानी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। तो इस तरीके की अगर गलती हुई तो एक्सपेंशन किसका हुआ? नाइट्रोजन का, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो हम इस केस में एक डबल बॉन्ड को एक डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो नाइट्रोजन डोनर होगा और ऑक्सीजन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के ऊपर -1 आएगा, डोनर के ऊपर प्लस। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है नाइट्रेट आयन का। तो अगर आप क्लोरेट आयन नाइट्रेट आयन में देखेंगे तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं 3 ऑक्सीजन के साथ। तो अगर 3 ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बन रहा है तो 1 के साथ कितना बनेगा? 4/3 यानी 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आया, 4/3, और इसका 5/3, क्योंकि ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता था तो 2 डबल 1 सिंगल बना सकता था। ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता था तो 2 डबल और 1 सिंगल नहीं बना सकता था, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते थे। तो डेटिव बॉन्ड बनने की वजह से सिर्फ 4 बॉन्ड बने। फॉर्मल चार्ज में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, इसलिए हमने स्पेशल इसको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि फार्मूला है NO3-, यानी एक नेगेटिव चार्ज है और 3 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन जनरल किताबों में -1/3 बोल दिया जाता है। लेकिन अगर
कोई भी किताब स्ट्रक्चर बनाता है नाइट्रेट आयन का तो यही स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से। अगर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो ऑन एन एवरेज ये हो जाएगा -2/3। तो फॉर्मल चार्ज -2/3 इसका आना चाहिए, लेकिन दिया जाता है -1/3। तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि एज पर एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से -1/3 के अकॉर्डिंग आता है, इस वजह से -1/3 ही आंसर किया करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये बताया क्यों जा रहा है कि अगर किसी बुक में -2/3 दिया गया है तो आप बहुत आश्चर्यचकित मत होइए, ये मत कहिए कि वो क्वेश्चन गलत है। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन हम एग्जाम में रिपोर्ट करेंगे -1/3, जो कि कंसेप्चुअली रॉन्ग है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे आप थ्योरेटिकली करते हैं, ClO4- में एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 डबल बॉन्ड से 6 और एक सिंगल बॉन्ड 7 बॉन्ड अगर 4 ऑक्सीजन एटम बना रहे हैं तो एक एटम कितना बनाएगा 7/4, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। एक निगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो -1/4। इसी तरीके से सब निकाला गया है। नाइट्रेट आयन को खास तवज्जो देते हुए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज देख जाइए। इनमें आप हाइब्रिडेशन भी निकाल लीजिएगा। 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और एक लोन पेयर के साथ ये पिरामिडल होगा। इसका मतलब जो हमने अप्रोच किया था स्ट्रक्चर में ये गलत था। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर था 1 2 3 और एक लोन पेयर, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर था। और ये स्ट्रक्चर सही है, ये sp2 होगा और ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जैसा कि अभी बनाया गया है। यही स्ट्रक्चर इसका सही है। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन आयंस का जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ कंपेरिजन है। कोवेलेंट बॉन्ड में पहला कंपेरिजन हम करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ का, और फिर दूसरा कंपेरिजन करेंगे बॉन्ड एंगल का, जिसके ऊपर क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का कंपेयर करने जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है। हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे और उसी से बॉन्ड स्ट्रेंथ का आज आंसर किया करेंगे। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, यानी स्मॉलर बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ, पहला केस, इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, यानी एटॉमिक रेडियस जो है, जो एटम कंबाइन कर रहे हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, उनका साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो HF से बड़ा होगा, HCl इससे बड़ा होगा, SBr, और इसके बाद HI का बॉन्ड। इसमें देखिए हाइड्रोजन कांस्टेंट है, हेलोजन बदलता जा रहा है, हेलोजन बदलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है साइज में, तो एटॉमिक बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जा रहा है। आयनिक कंपाउंड्स में भी कह सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा सोडियम क्लोराइड का, ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड लेंथ है। फिर सोडियम ब्रोमाइड का, फिर सोडियम आयोडाइड का, ये बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है। दूसरा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, और बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, यहां पर इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ, पहला बात था इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, दूसरा बात है इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जो एटम्स जुड़े हैं जिनके बीच में बॉन्ड बना है, अगर वो फिक्स है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उनके बीच में जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ये बड़ा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो एक इंफॉर्मेशन या एक डेटा के रूप में कई जगह पे मिलता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है 154, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 134 और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 120 है पिकोमीटर्स में। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो कम होता जा रहा है। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज इनवर्स फंक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं कहेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम। तो हमने बॉन्ड के लेंथ का कंपेरिजन किया है, इसी से बॉन्ड की स्ट्रेंथ का कंपेरिजन हो जाएगा। ये बॉन्ड सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे वीक होगा, यानी सिंगल बॉन्ड वीक होंगे, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है वो सिग्मा से वीक होता है। तो पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रांग होता है तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। पूछा जाए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कौन स्ट्रांग है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड। तो ये कंपेरिजन आप कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें, ये कुछ क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से रिलेट करने वाले और ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। पहला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन दीज मॉलिक्यूल्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन दीज मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन दीज मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन दीज मॉलिक्यूल। एक दो हम करके दिखा देते हैं, दो आप कर लीजिएगा। पहला मॉलिक्यूल है CO, CO2 एंड CO3-2। CO में स्ट्रक्चर अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, डेटी बॉन्ड की वजह से प्लस माइनस हमने पढ़ाया है क्वाड्रेट कोवेलेंट बॉन्ड में, बैक बॉन्डिंग में। CO2 में दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और CO3 में एक डबल बॉन्ड बनेगा और दो सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल के। अब अगर हम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका 2 आएगा पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसका 4/3 यानी 1.33। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे छोटा बॉन्ड, फिर उससे बड़ा CO2 में और उससे बड़ा CO3-2। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो यहां पर C2H6 देन C2H4 देन C2H2 देन C6H6। देखिए ये इथेन है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ये एथीन है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये एसिटिलीन है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेंजीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट है और ये रेजोनेंस शो करता है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल सकती है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, यहां सिंगल बॉन्ड फिक्स है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन की फिक्स है, ट्रिपल बॉन्ड फिक्स है। यहां पर किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में एक बार सिंगल और एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, दो इक्विवेलेंट केमिकल फॉर्म में। तो यहां पर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 1 2 1 2। इन दो कार्बन एटम के बीच में इस स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड, यहां पर दो बॉन्ड,
टोटल बॉन्ड हो गया 3, 3 बॉन्ड अगर 2 स्ट्रक्चर में है तो एक स्ट्रक्चर में आएगा 3/2, ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इस तरीके से अगर हम इनका बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा C2H2 में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है इसका। फिर आएगा कौन, C2H4, फिर आएगा बेंजीन C6H6, और फिर आएगा C2H6। ये बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिया है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना चाहेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इन मॉलिक्यूल्स में भी, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, इसको बोलते हैं क्लोराइट आयन, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन, इसको बोलते हैं परक्लोरेट आयन। और इनमें रेजोनेंस के बेसिस पर हमने एवरेज बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज निकालना अभी सिखाया था। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा ऑर्डर जो होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक ऐसे यहाँ पर, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस होगा। इन दोनों में नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, दोनों में रेजोनेंस हमने दिखाया है। इसके बारे में देखिए, NO के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बता दिया, इसका निकालना सिखा चुके हैं, इनका भी बॉन्ड लेंथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम बॉन्ड लेंथ के बाद देखेंगे बॉन्ड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स में, वह है बॉन्ड एंगल्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। बॉन्ड एंगल्स क्या है? किसी भी सेंटर एटम से जो दो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में एंगुलर डिस्टेंस को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीजेस with increase in steric number, that is number of hybrid atomic orbitals or increase in percentage S character in hybrid atomic orbitals। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने कंपाउंड लिया CO2, SO2 एंड XCO3। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में चले गए, 2 ऑक्सीजन से 2 डबल बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास लोन पेयर 0 है। इस पे लोन पेयर अगर आप देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन से 4 बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसमें 3 ऑक्सीजन से 6 बॉन्ड बनाने के बाद 1 लोन पेयर बचेगा। तो इनका स्टेरिक नंबर जो रहेगा 2 रहेगा। इसमें 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड 3 रहेगा। इसमें 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड 4 रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे, इसका आएगा sp, इसका आएगा sp2, इसका आएगा sp3। परसेंटेज s करेक्टर, 2 में से 1 ऑर्बिटल s तो 50% s करेक्टर, 3 में से 1 ऑर्बिटल s 33.33%, और 4 1 s 3 p, 4 ऑर्बिटल में से 1 s यानी 25% s करेक्टर। अगर हम बॉन्ड एंगल देखें, बॉन्ड एंगल CO2 का ज़्यादा होता है SO2 से, और SO2 का ज़्यादा होता है XCO3 से। इसका एग्जैक्टली क्या होता है 180 डिग्री। इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है
120 डिग्री, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा वेरी कर जाता है, और इसका क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी लोन पेयर आया तो थोड़ा सा एंगल चेंज आएगा। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो एस कैरेक्टर कम होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, कम। या स्टेरिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल कम होता जाए, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, स्टेरिक नंबर बढ़ गया, बॉन्ड एंगल कम होता गया। स्टेरिक नंबर मतलब क्राउड बढ़ता जा रहा है तो लोग पास पास आते जाएंगे, एंगल्स कम होता जाएगा। अगर हाइब्रिडेशन सेम है तब दूसरा कंसेप्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, इसी सीक्वेंस में अप्लाई करना है। कभी भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालिए, हाइब्रिडेशन से अगर डिफरेंस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब आप दूसरे कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। ये तब अप्लीकेबल होगा जब हाइब्रिडेशन सेम हो। हाइब्रिडेशन अगर बदल गया तो हाइब्रिडेशन से ही पहले आंसर निकालेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH4, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। इनमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। कैसा है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है। अब अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, फिर कम है, और वाटर में और कम है। प्रैक्टिकली इनका जो बॉन्ड एंगल मिलता है, मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं होने की वजह से एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। अमोनिया में एंगल कम होकर 107 डिग्री हो जाता है, और वाटर में और कम 104.5 डिग्री। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाता है तो लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्लोज आते जाएंगे। तो ये इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, बहुत शुरू से पढ़ाया जाता है। अगर हाइब्रिडेशन भी सेम और लोन पेयर भी सेम, तब आएगा तीसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडेशन और लोन पेयर सेम होने पर सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम को हम कंपेयर करते हैं। तो अगर पेरिफेरल एटम सेम है तो सेंट्रल को कंपेयर करेंगे, सेंट्रल सेम है तो पेरिफेरल को कंपेयर करेंगे। यानी तीसरा चौथा में से कोई भी क्राइटेरिया एक पहले फॉलो कर सकते हैं जो अप्लीकेबल हो। सो बॉन्ड एंगल increases with increase in electronegativity of central atom। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, ये कब अप्लाई होगा, जब लोन पेयर भी सेम और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन भी सेम। इसमें अगर आप देखिए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है जबकि बॉन्ड एंगल सबसे कम है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन यहां पर सेम आ रहा है लेकिन लोन पेयर अलग अलग आ रहे हैं। यह कंसेप्ट तब अप्लीकेबल होगा जब लोन पेयर भी सेम और क्या हो, लोन पेयर भी सेम और हाइब्रिडेशन भी सेम। पहले दो कंसेप्ट अप्लीकेबल न हो तब तीसरा कंसेप्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल, हम लेते हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन, ये मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। इन सब में सब 15 ग्रुप का सेंट्रल एलिमेंट है, 3-3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, सबके पास एक एक लोन पेयर आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें, अमोनिया में, तो बॉन्ड एंगल अमोनिया का सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फीन का आएगा, फिर आर्सीन का आएगा, फिर स्टबीन का आएगा।
अमोनिया का बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा है, कितना है? 107 डिग्री। फॉस्फीन का लेस देन 107 डिग्री आएगा। लेकिन एक बड़ी मजे की बात होती है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 93 डिग्री हो जाता है, फिर अप्रॉक्सीमेटली 92 डिग्री, फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 91 डिग्री, यानी ये सब क्लोज टू 90 डिग्री है। और अमोनिया में चेंज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद चेंज बहुत कम आ रहा है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, थर्ड पीरियड या हायर पीरियड का अगर एलिमेंट है सेंट्रल एलिमेंट और पेरीफेरल एटम हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। इसका मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन होता है क्या? sp3। थ्योरेटिकली हमको यह भी लगेगा कि इसका लोन पेयर और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड यानी स्टेरिक नंबर 4, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो sp3 होगा तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के क्लोज आना चाहिए। प्रैक्टिकली ये 90 डिग्री के क्लोज है, तो माना जाता है कि इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है। इसको बोलते हैं ड्रैगोज रूल। सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन बॉन्ड एंगल को जस्टिफाई करने के लिए हम ये बता दे रहे हैं। सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड का हो और पेरीफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो, जैसे हाइड्रोजन 2.1 होता है, तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो अमोनिया में तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन हुआ है, लेकिन फॉस्फीन में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। हाइब्रिडेशन अगर नहीं होगा तो इसके वैलेंस शेल का पी ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। पी ऑर्बिटल अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज आएगा। बाकी जो चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स की वजह से थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन 90 डिग्री के क्लोज, इसका मतलब इसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा है। और हाइब्रिड टेट्राहेड्रल के क्लोज, तो इसका मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। तो इसको देख लीजिएगा। ये कंसेप्ट एक और जगह आएगा, कहाँ पर? वाटर के केस में। ऑक्सीजन फैमिली में वाटर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है H2S से, H2S का H2SC से, H2SC का H2TE से। यहाँ पर भी वही वाटर का बॉन्ड एंगल जो है वो तो है 104.5 डिग्री, लेकिन H2S का क्लोज टू 92 डिग्री होता है। अगर फॉस्फीन और H2S को कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन H2S को कंपेयर करेंगे तो इसमें हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का मेंबर है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 है, इसलिए यहाँ पर प्योर पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल तीसरा कंसेप्ट हमारा बॉन्ड एंगल का था कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। इसमें एक ट्विस्ट है, एक कहानी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बॉन्ड एंगल, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इट decreases with increase in electronegativity of peripheral atom. एग्जाम्पल, फ्लोरीन अगर है तो ऐसा अप्लाई करेंगे, एंड increases with increase in size of peripheral atoms। क्या मतलब हुआ? अगर हम कंपेयर कर लें बॉन्ड एंगल्स का NH3, NF3 और NCl3 का, NH3 और NF3 में सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर सेम, तीनों में ही सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर सेम, सिग्मा बॉन्ड सेम, स्टेरिक नंबर सेम, हाइब्रिडेशन सेम। तो पहला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लोन पेयर सेम सेंट्रल एटम के पास, तो दूसरा कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सेंट्रल एटम सेम, तो हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मान रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली NH3 और NCl3 NF3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ये। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन
हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का जैसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे जो बताते हैं वो उसकी वैल्यू याद कीजिए 3 बताया जाता है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट सेम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मान ले रहे हैं, हाइब्रिडेशन सेम और लोन पेयर भी क्या है सेम। अब अगर देखिए हाइड्रोजन से फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल कम हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन से फ्लोरीन साइज में बड़ा है तो पेरिफेरल एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। तो एक कंसेप्ट कह रहा है ये बढ़ना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट कह रहा है ये कम होना चाहिए। तो यहां पर फ्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो करेक्ट आंसर देता है। इसका मतलब दो NF3 की बॉन्ड एंगल होगा वो कम आएगा किससे, NH3 से। अच्छा, अब अगर हम बात करें H और Cl को, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल कम आना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन से क्लोरीन का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है। फ्लोरीन छोड़ के बाकी सारे केसेस में पेरिफेरल एटम में साइज ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन से क्लोरीन में देखें साइज बढ़ गया इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर करते हो तो ऐसा कोई डाउट नहीं आता। कैसे, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बॉन्ड एंगल कम, क्लोरीन बड़ा साइज में इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें पेरिफेरल एटम में सिर्फ हैलोजेंस को कंपेयर करें तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। जैसे OF2, OCl2, OBr2, इसमें सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर भी सेंट्रल एटम के अराउंड सेम, हाइब्रिडेशन भी सेम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। तो पेरिफेरल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे बॉन्ड एंगल कम पेरिफेरल एटम में, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, और साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो इनका साइज बढ़ता जा रहा तो बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, अरेंज BF3 BCl3 BBr3 in correct order of bond angles। देखिए गौर से यहां पर सेंट्रल एटम सब में सेम, इसके पास लोन पेयर 0 होगा क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, सबने 3-3 बॉन्ड बनाए हैं। लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 3, तो इन तीनों में हाइब्रिडेशन है sp2। ये तीनों ट्राइगोनल प्लेनर है तो हाइब्रिडेशन सेम, परसेंटेज एस करेक्टर सेम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 तो लोन पेयर भी बराबर हो गया 0। पेरिफेरल एटम बदल रहा है, सेंट्रल एटम सेम। पेरिफेरल एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, अभी हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल आएगा, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड का बॉन्ड एंगल, बोरॉन ट्राई क्लोराइड के बॉन्ड एंगल और बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड के बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब बोरॉन के साथ 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं। अब ये 3 हैलोजन जब जुड़े हुए हैं तो अगर तीनों हैलोजन का साइज बढ़ा देंगे तो रिपल्सन को इससे दूर जाएंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, नेट रिपल्सन 0 हो जाएगा। तो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो सेंट्रल या पेरिफेरल एटम के बदलने की वजह से बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल बता सकते हैं, PF4+, PCl4+, PBr4+, इन सब में भी बॉन्ड एंगल बराबर है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई ना हो, या अगर हो तो सिमेट्रिकल हो, तो वहां पर बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही पेरिफेरल एटम बदलते जाए। तो ये बॉन्ड एंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो हमने अलग अलग तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर हम एक नया टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड में ही आखिरी टॉपिक जो होगा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी बात करेंगे।
बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी का डिटेल भी वहां पर पढ़ाया जाता है। सिंपल सा बात क्या है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी सिंपली। और वही बॉन्ड जब तोड़ा जाएगा तो कम से कम उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो जो मिनिमम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी होता है। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी हम दो तरीके से बता सकते हैं, ए और बी, ये गैसेस हैं, इनके बीच में ए बी बॉन्ड बन गया तो भी बॉन्ड एंथैल्पी आएगा। और ए बी बॉन्ड है और ये टूट के ए गैसियस और बी गैसियस बना लें तब भी बॉन्ड एनर्जी आएगा। दोनों को अगर मैं एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो बी ई एच, डेल्टा एच बी कर सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी का मतलब बी। मान लीजिए बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी नेगेटिव आएगा। अगर यहां पर एक्स एनर्जी रिलीज हुआ तो यहां पर एक्स एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। एक्स से ज्यादा देंगे तब भी ये बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी बोली जाती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एंड दैट इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो ये बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट, इसका डिटेल जो है वो लैटिस एनर्जी और आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ा सा आएगा और थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका डिटेल आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना जानिए कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है, कम। सो इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ व्हाट, या आप सिंपली कह दीजिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड लेंथ। तो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड लेंथ। वैसे प्रोपोर्शनलिटी होता नहीं है, इसको फंक्शन कहना ज्यादा बेटर है। फंक्शन का मतलब बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, यानी बड़े बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, उसके बनने में कम एनर्जी रिलीज होगी, उसको तोड़ने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोपोर्शनलिटी अगर लगा देते तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जब डबल होगा तो बॉन्ड एनर्जी हाफ हो जाएगा। तो क्वालिटेटिवली तो ये रिलेट कर रहा है, क्वांटिटेटिवली रिलेट नहीं करता, इसलिए हम प्रोपोर्शनलिटी न लगा के फंक्शन लगा रहे हैं। एग्जाम्पल, बॉन्ड लेंथ HF से बड़ा HCl, इससे बड़ा HBr, इससे बड़ा HI। बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी कह सकते हैं, HF का ज़्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। इसी से रिलेटेड एक बात और यहां पर कंप्लीट कर ले रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो H+ देने की एबिलिटी होती है। देखिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी यहां पर ज़्यादा है तो इस वजह से H+ देने की टेंडेंसी यहां पर ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है तो इसलिए H+ देने की टेंडेंसी सबसे कम रखेगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी से अलग आ रहा है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ से अलग आंसर आ रहा है। एक ही पीरियोडिक ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन किया जाता है हाइड्राइड्स का, वो पोलैरिटी से नहीं आता है, बॉन्ड की लेंथ से, बॉन्ड की स्ट्रेंथ से आता है। तो अगर हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो जहाँ बॉन्ड सबसे वीक वहाँ H+ सबसे जल्दी निकलेगा, वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, यानी HF से ज़्यादा एसिडिक है HCl, इससे ज़्यादा HBr, इससे ज़्यादा HI। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और ध्यान रखिएगा ये हाइड्रा एसिड्स हैं या हाइड्राइड्स हैं। अगर ऑक्सी एसिड में पूछेगा तो कंसेप्ट बदल जाता है। अगर बोले HClO, HBrO और HIO या HClO3, HBrO3, HIO3, ये ऑक्सी एसिड्स हैं, इसमें ऑक्सीजन आ गया। इसमें जिसकी सेंटर एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो ये कंसेप्ट अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन इन दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूज होकर लोग आंसर गलत करते हैं, इसलिए हमने बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ का भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। तो इतने को ध्यान रखिएगा, आगे चल के पी ब्लॉक में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब हम ऑक्सी एसिड पढ़ाएंगे तब। अब हम नेक्स्ट और आखिरी बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर।
कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है केमिकल बॉन्डिंग में, और कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही आखिरी टॉपिक है। अभी हमने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड का आखिरी टॉपिक नहीं, इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही आखिरी टॉपिक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक कैरेक्टर बताता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कब आता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड arises due to difference of electronegativity of two bonded atoms. Covalent bond between two identical atoms are क्या होंगे? नॉन पोलर। डिफरेंट एटम्स आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, दे हैव 100% कोवेलेंट कैरेक्टर। इट implies that no ionic character. Example, in H2, HH सिंगल बॉन्ड है, Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड है, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, N2 एटसेट्रा। जरूरी नहीं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है। O बॉन्ड इन H2O2, तो किसी मॉलिक्यूल में आइडेंटिकल एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। 100% कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बना तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल, HCl H2O में HO बॉन्ड एटसेट्रा। अब किसी पोलर बॉन्ड में हैव सम आयनिक कैरेक्टर। कितना आयनिक कैरेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। देखिए, H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें H ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, Cl ने 1, तो Cl के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के ज़्यादा क्लोज होगा, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर है। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, पोलर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स का डेवलप होना, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वर्क करते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स acts as small electric dipole and their dipole moment म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है Q into L, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज
इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, जो कि बॉन्ड लेंथ होगा यहां पर, के बराबर होता है, इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर in covalent bonds is calculated as first using bond dipole moment वैल्यूज। कैसे आता है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ओ अपॉन म्यू टी इंटू 100। व्हाट इज म्यू ओ? इट इज ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल। म्यू टी theoretical, calculated, क्या है? डायपोल मोमेंट। देखिए, ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स में ही ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है उसी को हम एक्चुअल रिजल्ट मानते हैं। तो ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। तो हमको क्वेश्चन में ये डेटा दिया जाता है या इसको पूछा जाता है, ये हम अपने से नहीं निकाल सकते। अगर ये पूछा गया तो म्यू थ्योरेटिकल बता दिया जाएगा या इसको निकालने का तरीका दिया जाएगा। इसमें देखें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, म्यू ऑब्जर्व, म्यू थ्योरेटिकल, 3 वेरिएबल हैं, 3 में से कोई भी 2 बताया जाएगा और 1 पूछा जाएगा। ज़्यादातर इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा जाता है। तो अगर ये पूछा गया तो ये दोनों वैल्यू बताएगा या तो बताने का तरीका देगा। तो हम इसको अपने से नहीं निकाल सकते, तो ये डेटा हमेशा दिया जाता है। तो अगर डायपोल मोमेंट का डेटा किसी का दिया गया है, इसका मतलब ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? ध्यान से इसको देखिएगा। थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू, डायपोल मोमेंट when the bond is assumed to be 100% आयनिक। हम उसी बॉन्ड को 100% आयनिक मान लें। जब 100% आयनिक मान लेंगे तब जो उसका डायपोल मोमेंट आएगा उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। ऐसा है नहीं, ऐसा माना गया है। तो थ्योरेटिकली निकाला गया है, इसको कैलकुलेट किया गया 100% आयनिक बॉन्ड मान के। अब ये थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी बताया गया था Q इंटू एल। तो अगर H और Cl के बीच के बॉन्ड को 100% आयनिक मानेंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 यूनिट चार्ज आएगा। और उसको कूलाम में अगर लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। ये तो चार्ज हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, कोई भी एक वैल्यू रख लिया, इनटू बॉन्ड लेंथ इन मीटर ले लीजिए। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बताएगा तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आंसर कूलाम इंटू मीटर में आएगा। लेकिन चार्ज की एक और वैल्यू है, एक और यूनिट में। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज जैसे कूलाम में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये वैल्यू होता है 4.8 इंटू 10⁻10। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब अगर हमने बॉन्ड लेंथ को सेंटीमीटर में ले लिया तो जो आंसर आएगा वो ESU सेंटीमीटर के रूप में आएगा। ये भी थ्योरेटिकल वैल्यू है, यूनिट बदल गया। डायपोल मोमेंट की जो सबसे पॉपुलर यूनिट यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, किताबों में, वो है डेबाई। डेबाई में अगर हम डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं तो 4.8 इंटू 4.8 इंटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम से आएगा। अब ये आंसर जो आएगा उसको डेबाई बोलते हैं यूनिट।
कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको बॉन्ड को 100% आयनिक मानना है, तो चार्ज की वैल्यू फिक्स हो गई। अब हमको बॉन्ड लेंथ अगर दिया है तो हम अलग अलग यूनिट्स में हम थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया गया है, थ्योरेटिकल हमने निकाल लिया तो हम आंसर कर सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू किस यूनिट में निकालेंगे वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू किस यूनिट में दिया गया है। जैसे डायपोल मोमेंट ऑफ AB bond is found to be 2.4 dBi. Give its percentage ionic character if the bond length is 1.6 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड जो डेटा दिया गया है वही है, म्यू थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड लेंथ दे दिया गया है कितना, 1.6 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू डेबाई में दिया गया है तो हमको थ्योरेटिकल वैल्यू भी डेबाई में निकालना है, और डेबाई के लिए बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे 4.8 इंटू 1.6 डेबाई। इट एम्प्लाइज दैट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 4.8 इंटू 1.6 इंटू 100। इससे अगर लेके जाएंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 डिवाइडेड बाई 32। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 32 1000। 3 टाइम्स जाएगा 6 9 4 0। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम 80 डेसिमल। 2 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 6 1। 5 टाइम्स यानी 31.25% आयनिक कैरेक्टर विल बी देयर। तो अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमको कूलम्ब मीटर में देता तो हम बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करते, कूलम्ब मीटर में ही थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिस यूनिट में दिया गया है उसी यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। ज़्यादातर डेबाई में दिया जाता है तो हम डेबाई में कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने का 2 और तरीका है। बॉन्ड डायपोल मोमेंट से निकालते हैं, सबसे पॉपुलर यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। इसके सिवाय पॉलिंग स्केल भी है, और इसके सिवाय हेने स्मिथ स्केल भी है। पॉलिंग ने, याद कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी स्केल दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका दिया था। जो सबसे पॉपुलर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यूज करते हैं, वो पॉलिंग स्केल पे ही दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो 50% आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा काई इज इक्वल टू 1.7। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी अगर कम है, इलेक्ट्रॉनिक आयनिक कैरेक्टर भी कम रहेगा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। 1.7 पे 50% आयनिक कैरेक्टर आता है। हेने स्मिथ स्केल ये ज़्यादा एक्सेप्टेड स्केल है। इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 16 इंटू डेल्टा काई प्लस 3.5 इंटू डेल्टा काई का स्क्वायर। इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रख दीजिए, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा।
50% ionic character is achieved at डेल्टा काई इक्वल टू 2.1। दोनों से अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग आंसर आता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के पेपर में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, इस वजह से इसको यहाँ पर बता दिया गया। तो ये तीन अप्रोचेस हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने का। अब बॉन्ड अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में है तो पोलर, और आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बीच में है तो नॉन पोलर। बॉन्ड का पोलर होना और कंपाउंड का पोलर होना दो अलग अलग बातें हैं। तो हमने बॉन्ड की पोलरिटी या नॉन पोलरिटी देख ली, अब हम कंपाउंड की पोलरिटी की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड का पोलर या नॉन पोलर होना, अब हम कोवेलेंट कंपाउंड का पोलर या नॉन पोलर होना पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर रखता है, इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वर्क करता है, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में कई आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल हो और उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो, तो मॉलिक्यूल की नेट पोलरिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कंपाउंड या मॉलिक्यूल की पोलरिटी जो होती है वो नेट डायपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बॉन्ड की पोलरिटी सिर्फ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में म्यू नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट नॉन पोलर कंपाउंड। और अगर यहीं पे म्यू नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, it implies that polar compound। एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 एंड SO2। CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बेंट और V शेप्ड होता है। इसको ट्राइएंगुलर भी लिखा जाता है कहीं पे, क्योंकि सल्फर के पास एक लोन पेयर है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तीनों एटम एक ही एक्सिस पर हैं। यहां पर बनाएंगे तो तीनों एटम एक एक्सिस पर नहीं होंगे, दो अलग अलग एक्सिस होंगे एक पर्टिकुलर एंगल पर। पूछा जाए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर, सो इट इज पोलर बॉन्ड। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ये डायपोल इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है वही डायपोल का डायरेक्शन होता है केमिस्ट्री में। तो इधर प्लस इधर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऑक्सीजन की तरफ गया, तो ये एरो इधर बना देंगे। अगर इस बॉन्ड की बात करेंगे तो ये भी पोलर होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, ये डायपोल इधर आएगा। ये दोनों आइडेंटिकल डायपोल हैं, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर जो म्यू नेट आएगा दैट विल बी जीरो ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट्स। तो बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। इट इंप्लाइज दैट नॉन पोलर। यहां पर आई सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड भी पोलर है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि दो डायपोल आइडेंटिकल हैं लेकिन 180 डिग्री एंगल पे नहीं है। तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे वेक्टर रेजोल्यूशन से, वो नीचे की तरफ आएगा। सो म्यू नेट यहां पर जो रहेगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट द कंपाउंड इज पोलर। तो इस तरीके से कंपाउंड सब पूछता है कौन पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। बहुत से एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, आप पहचान के आएंगे कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर कंपाउंड है। आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पहला BH3 एंड NH3 में
NH3 and NF3 में, COCl2 and SOCl2 में, CF4 and SF4 में, PF5 and IF5 में, SF6 and XCF6 में। तो ये कुछ कंपाउंड है, इसमें पोलर और नॉन पोलर पहचान के आना है। हो सकता है दोनों ही नॉन पोलर, हो सकता है दोनों पोलर हो सकता है एक पोलर एक नॉन पोलर है, कुछ भी हो आपको पहचान के आना है। कुछ और पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन है जो हम दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके या नेक्स्ट लेक्चर पर उसके आंसर के साथ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के टॉपिक जो थे वो क्वेश्चन ओरिएंटेड ज़्यादा थे। हर टॉपिक जो हमने पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चंस एग्जाम के रूप में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। सिंगल टॉपिक करके केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन देखिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। तो हम उसी लेक्चर में, अगले लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे इनके आंसर्स के बाद। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।